अपनी एफर्ट दी है। देखो बेटे, बुरी बात वो होती है कि आप एफर्ट ही ना करो, कोशिश ही ना करो, और आपकी क्लास के मेजॉरिटी लोगों ने 5 और इवन कुछ लोगों ने 5.8 तक मार्क्स भी लिए हैं। दिस इज वेरी गुड। मेजॉरिटी ने 5 को क्रॉस किया है। इश्यू कहां पे आए हैं? इश्यू जितने भी आए हैं ना, स्ट्रक्चर के इतने इश्यूज नहीं आए हैं, कंटेंट के इश्यूज आए हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मैं थोड़ा सा टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा पहला टॉपिक जो है, ये टॉपिक है अमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। लफ्ज अमर्जिंग प्लेयर होता है, अमर्जिंग इकोनॉमी होता है, और जैसे अमर्जिंग पावर में सिर्फ पॉजिटिव पावर लिखनी थी, नेगेटिव पावर्स नहीं लिखनी थी। बहुत से लोगों ने इसको दो में डिवाइड किया है। एक ने लिखा है कि पॉजिटिव पावर है नेगेटिव। मेडिसिन जो नेगेटिव पावर होती है वो अमर्जिंग पावर्स नहीं होती। अच्छा, अब दूसरा जो ज्यादा इशू आया है इस टॉपिक में आया है, मेडिसिन लिखा हुआ है इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। और जब आपका एग्जामिनर कॉलम दे देता है ना, जैसा सिंपल, वो उसकी आगे वजाहत कर देता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में वो चाहता क्या क्या है। मसलन बड़े इस कॉलम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आगे उसने वजाहत कर दी है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में दो चीजों के मुतालिक इंटरेस्टेड है। एक वो इश्यूज के मुतालिक इंटरेस्टेड है, और बहुत से लोगों ने रादर देन टू राइट द इश्यूज, उन्होंने इसके रीजंस लिखनी थी। और दूसरा जो टॉपिक था वो स्पेसिफिक इकोनॉमिक क्राइसिस का था। अब कुछ लोगों ने ऊपर हेडिंग तो ठीक डाली है, उन्होंने कहा इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। उसमें उन्होंने टेररिज्म का जिक्र भी किया है कि डू यू थिंक दैट टेररिज्म इज इकोनॉमिक इशू। पॉवर्टी का भी जिक्र किया है, लीडरशिप का भी किया है, बैड गवर्नेंस का भी किया है। ये तो इकोनॉमिक इश्यूज है ही नहीं। आपको अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र करना चाहिए था, एक्सपोर्ट का करना चाहिए था, इंपोर्ट का करना चाहिए था, इन्फ्लेशन का करना चाहिए था, एफडीआई का करना चाहिए था, हमारे जो रिजर्व्स हैं उनकी बात करनी चाहिए थी, मनी इनके करेंसी की जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है अगेंस्ट द डॉलर, उसका जिक्र करना चाहिए था। तो जैसा जब आप टॉपिक के इररिलेवेंट लिखते हैं ना, तो उसको बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। अच्छा, आगे आगे उसने दूसरी चीज आपसे होप्स पूछी थी, और रिमेंबर दैट होप्स आर नॉट सॉल्यूशंस, बट होप उम्मीद को कहते हैं। सीपैक उम्मीद है। हमारे टैक्सेस जो है, आप देखते हो इमरान खान डेली बेसिस पे ट्वीट कर रहा होता है, वो इंक्रीज कर रहे हैं, और इस दफा रिकॉर्ड फेलर इंक्रीज हुए हैं, रेमिटेंसेस इंक्रीज कर रही हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रही है। ये हमारी होप्स थी, और रादर देन टू राइट द होप्स, मेजॉरिटी लोग जो थे उन्होंने सॉल्यूशंस लिख दिए थे। इन दो के कंटेंट, बाकी जिन्होंने डीग्लोबलाइजेशन किया उन्होंने भी ठीक लिखा हुआ था। सोशो इकोनॉमिक, इसमें क्या करना था, सोशो इकोनॉमिक को अलहदा करना था, पॉलिटिकल को अलहदा करना था। बाकी ऑलमोस्ट लोगों ने ठीक लिखा है, लेकिन जिन्होंने टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 3 लिखा है उन्होंने थोड़ा सा कंटेंट इररिलेवेंट लिखा है। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर आप इसी परफॉर्मेंस के साथ वो जाएंगे तो यू विल पास द सीएसएस एज वेल। या दूसरा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी स्क्रीनिंग का कह दे रहे थे, वो कल मैंने ग्रुप पे भी लाया है, आप हमारे फेसबुक पे देख लें। बट आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये शायद नवंबर के लास्ट वीक में एडवर्टाइज करेंगे, और 1 दिसंबर से लेके 1 से लेके 15 दिसंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाएंगे। फरवरी होपफुली 20 को आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा। ठीक होगा। होपफुली अप्रैल एंड या मई फर्स्ट के अंदर आपका रिटर्न सीएसएस का होगा, और पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 33% होंगे, और होपफुली 200 का पेपर होगा।
सिलेबस भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई आपकी पैनिक की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की भी जरूरत नहीं है। बट जिस स्पीड के साथ आप जा रहे हो, इंग्लिश इसी के अंदर कवर हो जाएगी, मेजर पोर्शन तो इसका है। साथ साथ आप सीएसएस के ओल्ड पेपर ले लें कंपल्सरी के, और उनको मल्टीपल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन अभी मैं लेता हूं, मुझे 2 मिनट आप दे दें। अच्छा, अब जरा इसको एक दफा मैं लेता हूं क्वेश्चन, आप इसको एक दफा रीड आउट करें। मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूं, ठीक है? आप इसको सिंपल रीड आउट करो, मुझे जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आप इसको रीड आउट करो, तमाम लोग इसको कोर्स रीड आउट करेंगे।
अच्छा, जस्ट सॉरी, मेरा इंटरनेट किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी बड़े अगर किसी का आउटलाइन की डिस्क्रिप्टिव के मतलब कोई क्वेश्चन है, मैं पहले हैंड रेज कर लें, सुन लेता हूं, देन मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आपको आउटलाइन पढ़ाऊंगा। जी उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान। बड़े आपने मुझे इंडिविजुअल कॉल की थी तो आपने ये बात मुझसे पूछी थी, नहीं पूछी थी, या कॉल ही नहीं किया? बेटे फ्यूज का मतलब होता है कि जब आप एक सेंटेंस के अंदर दो इररिलेवेंट बातें लिखेंगे तो हम इसको फ्यूज कहते हैं। सना बताओ। सर मैंने आपसे ये चीज पूछनी थी कि कल ऐसे था कि इश्यूज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो सर एक तो इसमें हम ये हेडिंग लिख सकते थे कि इश्यूज हैं, और दूसरी हमने लिखी कि ये किस तरह से आप इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सर इसके अलावा कोई और हेडिंग बन सकती थी? बड़े यही दो इश्यूज थी, तीसरी कोई इशू थी नहीं, यही दो थी। यही बन सकती थी ना सर? इस जरूरत ही नहीं है आपको तीसरी की। ठीक है, थैंक यू सर। रुख्ताब शाहिद, रुख्ताब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये मैंने क्वेश्चन करना था। कल आपने जब डिस्कस किया था आउटलाइंस का, तो आपने एक बात बोली थी सर, उस टाइम मुझे समझ भी नहीं आई थी और फिर टेस्ट करना था इसलिए मैंने पूछा नहीं। सर आपने कल कहा था कि जब आप वो सब आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं सर, जिसमें आपने वो पॉलिटिकल सोशल वाली एग्जांपल दी थी, तो आपने बताया था कि वो हम सब आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ट्रांजिशन पैराग्राफ दरमियान में डालना पड़ेगा। मैं बताता हूँ जी, मैंने ये कहा था कि जब हम एक हेडिंग बनाते हैं ना, सपोज कर लेते हैं कि हम लिखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सोशल को अलहदा कहते हैं, पॉलिटिकल को अलहदा करते हैं, बट इन सारों को अलहदा करने की कोई जरूरत नहीं, इन सारों को एक ही हेडिंग के नीचे थे लिखे। मैंने ये बात की थी सर। सिर्फ जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं जैसे सोशल पॉलिटिकल, जब हमने किसी भी चीज के इम्पैक्ट लिखने और उसका सोशल पॉलिटिकल ये सब देखना है, सिर्फ उस सिचुएशन में हमने ऐसे करना है, या कोई से भी आउटलाइंस बनाते हुए हम बड़े कोशिश करते हैं कि इनकी जो मेजर हेडिंग है ना उसको फिर मैनर में जरूर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ना, एक ऐसे आ जाता है एडवांटेज ऑफ एजुकेशन। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि पहले एक और हेडिंग देंगे कि जी साइंटिफिक एडवांटेज, फिर देंगे सोशल एडवांटेज। इससे बहुत बेहतर है बेटे जो साइंटिफिक एडवांटेज है एग्जैक्ट उस पे आ जाए, बीच में साइंटिफिक को निकाल दें। यस सर। तो सर जब आपने हमें स्टार्ट में आउटलाइंस लिखने का बताया था, तो आपने कहा था कि इससे एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप सब आर्गुमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो मैंने ये सब आर्गुमेंट नहीं है जिसका आप जिक्र कर रही हो, ये तो सब हेडिंग है। मैंने सब हेडिंग मना की थी, मैंने सब आर्गुमेंट्स मना नहीं की थी। ये तो बेटे आप सब हेडिंग लिख दो रही हो, देख रहा हूं ऊपर आपने लिखी एडवांटेज, नीचे सब हेडिंग एक और दे दी, सोशल एडवांटेज, पॉलिटिकल। सब आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, सब हेडिंग नहीं हो सकते। सर आई गेट इट सर, अभी समझ आ गई है मुझे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। अब्दुल बासित आप बताओ। सर मुझे जो इशू फेस होता है ना, एक तो सर ये कंक्लूजन में जो एंड वाला सेंटेंस लिखे ना, जैसे हमने कहा था कि सर हमने जब किया था तो हमने एंड ओपनिंग सेंटेंस लिख के छोड़ देना है। सर इशू उसमें आता है कि वो ओपनिंग सेंटेंस कंक्लूजन के एंड में वो उस टाइम मतलब कि उसका फ्लो ही नहीं बन रहा होता कि उस टाइम क्या लिखें, मतलब किस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। बेहतर ये है कि आप कोटेशंस एंड पे लिख लें। सर अगर हम वही ना सर, अगर कोटेशन हमारे पास ना हो तो सबसे मसला उसी का आता है, क्योंकि बट अगर कोटेशन नहीं है, देखो कोटेशन नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन पे है ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन तो एजुकेशन से स्टार्ट होती है ना, तो इसका फिर एजुकेशन पे एंड करें। आप लिखें कि ऑनलाइन एजुकेशन इज द पार्ट of formal education which is so essential for peace, prosperity and development। तो जर्नल हो गया। सर उस दिन जो हमारा एक ऐसे था ना सर, वो था कि इज डेमोक्रेसी फेल टू डिलीवर इन पाकिस्तान।
सर इसमें मैंने स्टांड से यस का दिया था कि डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी हैज फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान। सर यानी जिस तरह अगर हमने इंट्रोडक्शन में इसका जो ओपनिंग सेंटेंस लिया था, अगर वही वाला मतलब कि उसको लिख के छोड़ दें तो ये ठीक रहेगा? उसी को रिपीट नहीं करना, कोई और लफ्ज रिपीट करना है। ये सर वो मैं वही कह रहा था कि उसके सिनोनिम वो यूज करके अगर वही वाला बट जी सिनोनिम यूज करो तो वो सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं सर इस केस में अगर इस तरह का इशू यार नहीं सेंटेंस रिपीट मना तो फिर फायदा क्या होगा सेंटेंस रिपीट करोगे तो। बट उसका बैकग्राउंड से शुरू किया है तो इसको कोई और बैकग्राउंड से शुरू करो ना यार। ऑनलाइन एजुकेशन है तो लाजम तो नहीं है तो एजुकेशन पे एंड करो, आप सोसाइटी पे एंड कर दो। अगर उसमें भी एजुकेशन से एंड किया है स्टार्ट किया है इधर तो फिर रेपिटेशन हो जाएगी। नहीं सर इशू ये आता है कि अगर मींस कि मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ ना इंट्रोडक्शन अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यानी जो हमारा टॉपिक है उसकी नेचर के मुताबिक कोई कोटेशन जो अगर मुझे याद हो मैं उसके हिसाब से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अगर जब एंड करेंगे कंक्लूजन को तो उसमें भी मतलब यही वाली कोटेशन इस तरह की कोटेशन यूज करें फिर? बट इसी टाइप की यूज करें, सेम चीज ना यूज करें। जी सर मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि इस टाइप की कोटेशन यूज बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर थैंक यू। आमना आप बताओ। आमना एहसन। सर मैंने पूछना था कि जैसे अगर पाकिस्तान का उन्होंने नहीं पूछा हुआ टॉपिक में तो सेकेंडरी हेडिंग के तौर पे हम पाकिस्तान का जिक्र कर सकते हैं या नहीं? बेटा कर सकते हो लेकिन देखो आप हेडिंग ऐसी दो, आप लिखो इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, अब पाकिस्तान का नाम ना मेंशन करो। बेशक नीचे आर्गुमेंट्स में पाकिस्तान के रिलेटेड चीजें दे दो। ठीक है सर। मरियम आप बताएं। मरियम मैं सुन रहा हूँ आपको। जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मरियम। सर एक क्वेश्चन मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से है कि इसकी जो कट ऑफ एज लिमिट है वो क्या ये 31 दिसंबर वही होगी जी जो सीएसएस, बाकी तमाम रूल वही सीएसएस अप्लाई होंगे। ठीक है सर। और सर दूसरा ये कि आप अगर कोई एग्जांपल शेयर कर सकें डुअल डायमेंशन ऐसे इसकी जैसे इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट गो टुगेदर इस तरह मैंने और भी उस दिन मैडम मैंने और भी बहुत से उस दिन दिखाए थे कि वार एंड टेरर has promoted the abuse of human rights. There are so many other as well. वही ये मैं अटेम्प्ट करना चाह रही थी लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसकी मैंने आउटलाइन को प्रोजेक्ट कैसे करना है। तो कंटेंट था लेकिन मुझे आउटलाइन बनाने में इसके आउटलाइन में जो वार ऑन टेरर के ह्यूमन राइट अब्यूज पे इम्पैक्ट है आपने वो लिखने थे। आप ट्राई करें मेरे साथ शेयर करें फिर मैं आपको चेक करके दे दूंगा। श्योर सर थैंक यू। जी मिस आप बताओ। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया है तो इसमें हम एज सेकेंडरी हेडिंग प्रॉब्लम्स थोड़े से सोशल मीडिया के डिस्कस नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर ये पूछ। थैंक यू। इब्रार आप बताओ। सर ये कंक्लूजन में सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ यही यूज करना है ना सर? बाकी भी टेंस यूज हो सकते हैं अगर बड़े आपको फ्यूचर के मतलब कंक्लूजन में मोस्टली यही होते हैं, लेकिन कोई और भी टेंस ये कोई कतगन नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन यूज कर सकते हो। मोस्टली यही होते हैं। ओके सर और पैसिव वॉइस में मतलब अगर कोई सेंटेंस ज्यादा पैसिव में लिखने होते हैं कि नहीं? बड़े ये कोई रूल नहीं है एक्टिव पैसिव का जिसमें आप वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आप बात क्या लिख रहे हो। ओके सर थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कल मैंने अटेम्प्ट किया था इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। सर मैं जब उसकी सेकेंडरी हेडिंग्स के लिए जा रहा था आफ्टर इंट्रोडक्शन तो कुछ जहन में नहीं आ रहा था, मतलब मैं उसमें और क्या ऐड कर सकता था? एंड में मैंने प्रोस्पेक्ट्स कर दिया और डेलिमास दे दिए उसके सिर्फ दो। प्रोस्पेक्ट्स तो देखो प्रोस्पेक्ट्स और इमर्जिंग पावर वो तो सेम ही चीजें। आप इसके प्रॉब्लम्स लिख सकते थे, आप इसके सॉल्यूशंस लिख सकते थे, आप इसकी टाइप्स लिख सकते थे, बहुत सी चीजें लिख सकते हो। और सर अगर हम लिख देते हैं सोशल मीडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड तो उस पर भी हम एक पैराग्राफ लिख सकते थे कि मतलब लिख सकते हो। ठीक हो गया सर। ठीक थैंक यू सर। अब्दुल रहमान आप बताओ। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 में ऐसे आया था सर जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ।
बेटे इस पे जी आपका आउटलाइन के मतलब अब्दुर्रहमान जी सर, क्वेश्चन है तो वो आउटलाइन कर पे रहे ही हैं। है। जी जी सर, आउटलाइन पे ही है। The issue of pollution due to urbanization is a chronic one. What are the factors leading to urbanization in Pakistan? Discuss its negative effects on the social life and global warming. Suggest solutions to control urbanization in Sindh. सर आपने बताया था कि जब आउटलाइन लिखनी है तो सबसे पहले टॉपिक का नेम लिखना है, तो सर ये तो मतलब सर हाफ पेज से भी ज्यादा हो जाएगा अगर इस क्या तरह से आ गए तो। ये टॉपिक हाफ पेज पे आ जाएगा? जो पेपर जी आया सर, हुआ ये था आपका, जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसमें भी ये हाफ पेज पे आ गया था टॉपिक। जी सर, एसपीएससी के जो पेपर होते हैं सर वो छोटे होते क्या हैं। आपने बेटे आपने जो बोला है ना, ये मैक्सिमम आएगा तो 3 सेंटेंस पे आएगा, तो 3 सेंटेंस क्या पेज का हाफ पेज होता है? सर मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो एग्जैक्ट इसका एक एक वर्ड यही लिखना है या फिर थोड़ा एक एक एग्जैक्ट वर्ड लिखने हैं यार, तो एग्जामिनर को बताना नहीं है कि कौन सा टॉपिक आप अटेम्प्ट कर रहे हो। सही है सर। और 3 पेज को आप 3 लाइंस को आप कह रहे हो सर ये हाफ पेज पे आ जाएगा। सर ज्यादा है, मुझे उस वक्त सर हाफ पेज पे आ गया। 4 लाइन आ जाएंगे, 4 लाइन आ जाएंगी। पर एक पेज पे तो 25 लाइंस होती हैं, क्या ये 12 लाइन पे चला जाएगा? सर 5 लाइन पे खुद इस पेपर में है। बेटे 7 लाइन पे एक छोड़े 2 पेज पे टॉपिक आएगा तो फिर भी आपको लिखना होगा। सही है। आफ्ताब आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा प्रेजेंटेशन से मुतालिक एक क्वेश्चन है सर। आपने बताया था सब आर्ग्यूमेंट्स को कॉलन देकर लिखेंगे सर, वो सेमी कॉलन का बताया था या कॉलन का बताया था? उसमें मैं कंफ्यूज हूं। मैंने कहा कि बड़े सेमी कॉलन लिखते हैं तो नीचे लिस्ट बनानी पड़ती है ए और बी की, और सर उसके सेमी कॉलन के फौरन बाद सर जो अल्फाबेट या लेटर आएगा उसके कैपिटलाइजेशन रखेंगे या सर स्मॉल से ही स्टार्ट करेंगे? सेमी कॉलन के बाद आएगा ही नहीं, वो नीचे लिस्ट बनानी पड़ेगी ए या बी में, और वो ए और बी जो आएगा, कॉलन जब आती है तो उसके फौरन ही बाद आता है, और कॉलन के बाद जो वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन और है सर, आपने वर्ड्स का बताया था, उसमें वर्ब और आर्टिकल्स या कुछ ऐसे आ जाते प्रीपोजिशंस, तो उसको स्मॉल में रखेंगे। तो सर ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्शन वर्ब्स को सर हम कैपिटल रखेंगे या स्मॉल रखेंगे? जो भी वर्ब होगा स्मॉल आएगा। ओके सर, थैंक यू। मैमूना आप बताओ। सर मैंने ये पूछना, जैसे इमर्जिंग ऑफ सोशल मीडिया, इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया या इस तरह के जो भी एसेस वगैरह होते हैं, इसमें हम सोल्यूशन वगैरह क्यों देंगे? क्योंकि हमें तो उसमें बतानी पॉजिटिव साइड होती है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी आउटलाइन या इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने लगते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से वो डाटा इतना खास वो हो नहीं पाता, तो इसको कैसे किया जाए? अच्छा मैमूना, अगर आप चाह रही हैं कि आपने सोल्यूशन ना लिखें तो वो सेकेंडरी हेडिंग है, दिस इज योर चॉइस। मैंने तो ये बताया था, सेकेंडरी हेडिंग इज द हेडिंग व्हिच हैज नॉट बीन आस्क्ड बाय योर टीचर। और अगर आपको लगता है कि दिस इज नॉट अ सूटेबल, अगर वो रेलिवेंट नहीं लग रही है, इररेलेवेंट लग रही है, रादर देन वो आपके ऐसे को अच्छा करेगी, वो आपके ऐसे को खराब कर देगी, एक चीज। दूसरी बात है आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग, बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग इंसान तब कर सकता है जब उसके पास रीडिंग मटेरियल अच्छा हो। आप एक ऐसा टॉपिक पे लिखना चाहते हैं जिसके मतलब आपका कंटेंट ही नहीं है, जिसके मतलब आपका मटेरियल नहीं है, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी। जी डॉक्टर रमा बताओ। अस्सलामुअलैकुम सर। जी रम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि एक टॉपिक है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब सर इसके ऊपर हम एक तो हेडिंग हमारी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होगी, उसके अलावा हम लिखेंगे जो क्राइसिस है वाटर के हमारे पाकिस्तान में, उसके जो भी रीजंस हैं। लेकिन सर इसके ऊपर फिर हमें और आउटलाइन में ऐड करने के लिए हमें उसके इम्पैक्ट्स भी लिखने होंगे, हमें उसके सॉल्यूशंस भी लिखने होंगे। तो फिर सर ये प्राइमरी हेडिंग से ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगी सेकेंडरी हेडिंग्स? तो हम अगर सेकेंडरी हेडिंग्स प्राइमरी हेडिंग से किसी टॉपिक में एक्सीड कर जाती हैं तो हम ये कर सकते हैं अगर रिलेटेबल हो? बेटे कोशिश करें कि एक्सीड ना हो। जी ठीक है। होता क्या है कि बेटे अगर सेकेंडरी हेडिंग मतलब एक तो एक्सीड हो सकती है, मसलन एक प्राइमरी और 2 सेकेंडरी हो, लेकिन बेटे जब आप 5 सेकेंडरी हेडिंग लिखते हैं ना
5 सेकेंडरी हेडिंग। उससे क्या होता है कि जो आपसे पूछा गया है बड़े उससे उसका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सर फिर इसमें आप थोड़ा सा सजेस्ट कर देंगे कि अगर ये मतलब मैंने यही कहा था बेटे मैक्सिमम आप 2 से ज्यादा सेकेंडरी ना लिखें, और जब नीचे आप उसके आर्गुमेंट्स लिखेंगे, क्या करेंगे नीचे आर्गुमेंट्स, तो प्राइमरी पे मसलन आपने 14 पैराग्राफ लिखे हैं तो कोशिश होनी चाहिए 8 या 9 प्राइमरी के नीचे आर्गुमेंट्स होनी चाहिए, और बेशक सेकेंडरी 2 हों या 1 हो, वो मिलके भी 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन कायनात का लेते हैं और देन डिस्मेंट हम अपनी आउटलाइन पे वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन आउटलाइन के रिलेटेड नहीं है सर। जब मेरा आपके साथ इंडिविजुअल सेशन भी हुआ था तो आपको बोला था कि कंटेंट इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने बोला था कि आप कोई क्लास नेक्स्ट अरेंज करने वाले हैं। तो सर फ्राइडे को हमारा टेस्ट भी है आपके पास, जो वो एक कंप्लीट ऐसे लिखना है, तो सर काइंडली आप वो क्लास जल्दी अरेंज कर सकते हैं आज, क्योंकि बेटे आज हमारा मैं बता रहा हूँ आज हमारा कायनात स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा। कल से वो क्लास जो है वो मैंने पढ़ानी है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली बहुत इशू हो रहा है कंटेंट इकट्ठा करने। अच्छा माय डियर फ्रेंड, लेट मी टॉक अबाउट द आउटलाइन ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे। मैंने शुरू में आपको बताया था कि वी हैव 2 टाइप ऑफ एसे। हमने एक का नाम डिस्क्रिप्टिव एसे रखा था और दूसरा जो था हमने उसका नाम आर्गुमेंटेटिव एसे रखा था। Argumentative essay is essay where you are supposed to take some position। आपको बेटे जो भी टॉपिक होगा या तो आप उससे एग्री करोगे या आप उससे डिसएग्री करोगे। ग्रीन टी ले आना बेटे। जब भी आर्गुमेंटेटिव, पहले हमने जो आपको बताया है, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव एसे की आउटलाइन बताई है कि कंप्रिहेंसिव होगा, और फर्दर in order to make this comprehensive हमने उसको हेडिंग्स में डिवाइड किया था। हमने पहली हेडिंग का नाम दिया यूनिवर्सल हेडिंग रखा था, देन वी हैव प्राइमरी हेडिंग एंड देन माय डियर सन वी हैव द सेकेंडरी हेडिंग एज वेल। आज माय डियर सन हमने आर्गुमेंटेटिव एसे पे बात करनी है और उसकी खास तौर पे आउटलाइन पे बात करनी है। माय डियर सन आर्गुमेंटेटिव एसे इज द एसे which is always consisted on a topic, और हमेशा टॉपिक से या तो आप एग्री करेंगे या डियर आप उससे डिसएग्री करेंगे। टॉपिक क्या होगा? वो किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है। स्टेटमेंट क्या होगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग और कर्स। अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो वो कोटेशन होगी, कोई कुरान की आयत होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस भी हो सकती है, और किसी बड़े राइटर की कोई कोटेशन भी हो सकती है। बस पिछले साल एक हदीस आई थी कि डू नॉट वेस्ट वाटर दो यू आर स्टैंडिंग एट रनिंग स्टीम। लेकिन द मोस्ट ऑफ टाइम बेटे इसकी मोस्टली इसके 2 इंडिकेटर हैं। पहला इंडिकेटर ये है कि मोस्टली इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, जैसे कभी क्वेश्चन नहीं मार्क आएगा। उसका दूसरा इंडिकेटर ये है कि ओ आर का लफ्ज आएगा, और जैसे इसका तीसरा इंडिकेटर ये है कि वो किसी भी बंदे की कोटेशन होगी, किसी भी बंदे की वो कोटेशन हो सकती है। तो ये मेजर 3 इसके इंडिकेटर्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? मेडिसन आपके एग्जामिनर की एक ही रिक्वायरमेंट है, या तो आपने उससे एग्री करना है या आपने उससे डिसएग्री करना है। और अगेन आपको याद है कि इसको फर्दर 2 हिस्सों में हम डिवाइड किया था। हमका एक कंसेप्चुअल होती है और जैसे कंसेप्चुअल वो होती है, मतलब मैं कहूं मैन इज वन फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। बट कंसेप्चुअल के अंदर आपकी आर्गुमेंट्स जो हैं उसके अंदर डिवर्सिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। देखे ना, इज जेंडर इक्वलिटी अमित, अब सारी की सारी एग्जाम्पल, सारा का सारा डेटा एक चीज से नहीं देंगे। लेंथ शॉर्ट होती है, मेडिसिन मैक्सिमम
ये 1400 तक जाती है। आउटलाइन की लेंथ जो होती है वो भी शॉर्ट होती है, मैक्सिमम ये 1 पेज तक जाती है, 1 पेज से ज्यादा नहीं होती। और जब भी आपका एग्जामिनर इसको चेक करेगा, देखेगा, तो बेटे हमेशा आपका एग्जामिनर आपका नॉलेज भी चेक करेगा, आपका कंटेंट भी चेक करेगा, और साथ साथ आपका एक्सप्रेशन भी चेक करेगा। माडिसन, इसकी आउटलाइन का स्टाइल ये होता है, ये देखें, इसके 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन का होगा, वही कि बैकग्राउंड से स्टार्ट होगा, फिर थीसिस पे होगा। माडिसन, दूसरा सेक्शन ये होगा जिसके अंदर आप अपनी आर्गुमेंट देंगे। देन तीसरा सेक्शन होगा जिसके अंदर आप अपोनेंट के आर्गुमेंट्स देंगे, एंड फोर्थ कंक्लूजन होगा। अब जरा इसकी आउटलाइन पे मैं वजाहत के साथ गुफ्तगू करता हूं। बेटे इसकी आउटलाइन के अंदर जब हम बात करते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, द स्टांस ऑफ द रीडर मीन राइटर इज रिक्वायर्ड। आप स्टांस रिक्वायर्ड है। स्टांस का अगेन मतलब ये है कि मसला अगर मेरा टॉपिक आ जाता है कि इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, तो मैं कैटेगोरिकली या तो इससे एग्री करूंगा या मैं कैटेगोरिकली इससे डिसएग्री करूंगा। अगेन लाइक द अदर वन, बेटे दूसरे ऐसे की तरह जो इसकी आउटलाइन होती है, इट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। उसी की तरह योर ईच एंड एवरी पैराग्राफ मस्ट बी रिफ्लेक्टेड बाय योर आउटलाइन एज वेल। अगर बेटे आपने 20 पैराग्राफ अपने एसे में लिखने हैं, 15 लिखने हैं, 16 लिखने हैं, आपके तमाम पैराग्राफ जो हैं वो आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होने चाहिए, एक। अच्छा, इन ऑर्डर टू मेक दिस कॉम्प्रिहेंसिव, हमेशा हम अपनी आउटलाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमेशा हमारी आउटलाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बट जो इसका पहला हिस्सा होता है हेडिंग, वो इंट्रोडक्शन की होती है। इसकी दूसरी हेडिंग जो होती है वो हमारा जो भी स्टांस है, हम उससे एग्री कर रहे हैं, हम उससे डिसएग्री कर रहे हैं, उसकी होता है। और हमेशा इसका तीसरा अपोनेंट पे होता है। और याद रखें एक नोट कि आउटलाइन के अंदर आप चीजों को रिफ्यूट नहीं करते। और चौथी हेडिंग हमेशा इसकी कंक्लूजन की बनती है। सो आर्गुमेंटेटिव ऐसे की अच्छी बात यह है कि ये हमेशा 4 मेजर पोर्शन पे होगा। मतलब यही देख लेते हैं, तो अगर पूछे आपसे कि इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ हो, तो हम देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। उसके बाद मेरा जो भी स्टांस है, मेरा स्टांस ये है कि जी ये जेंडर इक्वलिटी मिथ है। इसके नीचे, क्योंकि ये मेरी प्राइमरी होगा, इसके नीचे ज्यादा कंटेंट आएगा। और इसके बाद ये जो अपोनेंट हैं हम उनको लिखेंगे, और एंड पे हम पूरी डिस्कशन को क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो ये कंक्लूजन कहलाएगी। तो ये हमेशा बड़े जब भी अपना ऐसे लिखेंगे, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन 4 हेडिंग। कितनी हेडिंग? 5वीं आर्गुमेंटेटिव की हेडिंग नहीं होती। अच्छा डियर स्टूडेंट, वी हैव 2 टाइप ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे। हमारा जो आर्गुमेंटेटिव एसे है उसकी 2 किस्म की आउटलाइन के स्टाइल है। एक तो यही स्टाइल है जो अभी मैंने आपको दिखाया है, और इस स्टाइल को हम कहते हैं हेडिंग आउटलाइन। हम क्या करेंगे, हमारा जो भी टॉपिक होगा हम उसको हेडिंग में डिवाइड कर देंगे। और कभी कभार आप देखते हैं बड़े कुछ लोग जो हैं वो अपनी आउटलाइन में कोई हेडिंग नहीं डालते हैं, बल्कि वो सेंटेंसेस की फॉर्म में अपना मैसेज जो है उसको कन्वे करने की कोशिश करते हैं। नेवर मेक द हेडिंग, वो हेडिंग बनाते ही नहीं। अब मैं आपको 3 आउटलाइन दिखाता हूं, आप तीनों को गौर से पढ़ेंगे, और उसके बाद ये आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट जो है आपको बेहतर लगा है। इस पेज पे 2 फॉर्मेट आपको नजर आ रहे हैं, और बेटे एक फॉर्मेट जो है वो दूसरे पेज पे। रीड दिस केयरफुली, इनको बहुत गौर से आप पढ़ें, बहुत गौर के साथ।
इसको बहुत गौर से आप पढ़ेंगे दोनों को। ये 3 फॉर्मेट में सेम टॉपिक को 3 डिफरेंट वे से लिखा गया है, और देन आप कमेंट करेंगे कि कौन सा इनमें से बेहतर है। रीड दिस केयरफुली। There is another format as well. ये तीसरा फॉर्मेट भी है, अब इसको भी देखें। गौर से देखें और आप डियर स्टूडेंट आप कमेंट करें कि आपको किस फॉर्मेट ने ज्यादा इम्प्रेस किया है, और देन मैं आपसे पूछूंगा क्यों इम्प्रेस किया है। मेजॉरिटी आप में से 1 कह रहे हैं, फ्यू आर सेइंग 2। अच्छा, अब तीसरे को तो निकाल देते हैं, हम तीसरे को खत्म। अब दोबारा एक दफा आप फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 को और से देखें, और देन अगेन आप रीडिसाइड करें कि विच वन इज द बेटर वन। अच्छा डिफरेंट, इसमें जो फॉर्मेट 1 है ना, ये हेडिंग आउटलाइन है कि हम अपनी हेडिंग्स बनाएंगे। मैं इनके इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाई, अगेन वही 3 आर्गुमेंट्स उसके नीचे लिखे, जनरल, स्पेसिफिक। यहाँ पे तीसरा भी होना चाहिए था, मुझसे मिस हो गया तीसरा स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा जो भी आर्गुमेंट है, हमने कहा कि जी जेंडर इक्वलिटी जो है ये मिथ है। हमने आर्गुमेंट्स लिखे और हमने कोशिश की कि हमारा हर आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट फील्ड से लिया जाए। माडियसन, जब हम फॉर्मेट 2 पे गए तो इसका स्टाइल हमने डिफरेंट अडॉप्ट किया। बट ये हेडिंग आउटलाइन है और ये आउटलाइन जो है ये सेंटेंसेस आउटलाइन है। यहाँ पे बड़े सेंटेंसेस आउटलाइन का मतलब ये होगा कि हम कोई हेडिंग नहीं देंगे, खाली हमने इंट्रोडक्शन लिखा और जैसे इंट्रोडक्शन के नीचे हम किसी भी किस्म को कोई सब आर्गुमेंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम जो हमारा स्टांस होगा उसकी भी कोई हेडिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सेंटेंसेस में अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे, और वो सेंटेंस ही इंडिकेट करेगा कि हम क्या उससे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। अब बेटे पहली आर्गुमेंट देखते हैं कि मेल डोमिनेंस इन जेंडर इक्वलिटी मैनिफेस्ट द रियलिटी ऑफ द जेंडर इक्वलिटी। कल्चरल attachment reflect the male supremacy in many societies. अब जैसे हर्ष और अचानक या अपोनेंट का स्टांस देखो ना, हमने नंबर 8 पे गए तो हमारे सेंटेंस ने हमें बता दिया कि अब तो हम जो कुछ ऊपर लिख रहे थे उसके अपोनेंट का स्टांस दे रहे हैं। लेकिन बेटे दिस इज वेरी गुड स्टाइल, लेकिन इसके 2 मसाइल होते हैं कि जब आप चीजों को सेंटेंसेस में लिखेंगे ना, आप 2 चीजों को ख्याल रखेंगे। एक तो ये ना हो कि आपका हर सेंटेंस का पैटर्न सेम जैसा लगे। अब देखो बेटे हमारा हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मुकम्मल तौर पर जुदा लग रहा है, मुख्तलिफ लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप बेशक सेंटेंस में लिखो, लेकिन सेंटेंस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए
उसकी मैक्सिमम लेंथ 1.5 पेज होनी चाहिए। अब यहां पे देखें बड़े ये फ्रेजेस में लिखा हुआ है। अब देखो ना, कल्चर अटैचमेंट का अकेला तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जब इसको मैं हेडिंग के साथ मिला के पढ़ूंगा तो देन इसका मतलब होगा। मेरे नजदीक माय डियर सन जो आइडियल स्टाइल है वो फॉर्मेट 2 है, लेकिन हर बंदा फॉर्मेट 2 लिख नहीं सकता। मुझे 1 मिनट दें। अच्छा बेटे, लेकिन जो आइडियल है, जिसको मैं आइडियल बोलूंगा ना, वो फॉर्मेट 1 है और इसको लिखना भी आसान होता है, बट सीक्वेंस बन जाता है। और एक और अगेन तीसरे, देखो ना बेटे, तीसरे का तो मसला है। अब तीसरा फॉर्मेट ये है कि उसने लिखने सेंटेंसेस की कोशिश में की है, सेंटेंसेस ही लिखने की कोशिश की है, लेकिन बेटे इसमें चीजें जो है वो मीनिंगलेस हैं। अब कल्चर अटैचमेंट में अकेला पढ़ूंगा, ये तो मीनिंगलेस है, इसको कोई मतलब ही नहीं है कल्चर अटैचमेंट का। सो दिस इज मीनिंगलेस। अच्छा, अब बेटे एक आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि आप इन दोनों को मिक्स करें। मिक्स कैसे करेंगे बेटे? मिक्स ऐसे करेंगे कि बेशक ऊपर हेडिंग डाल दें। क्या कर दें? बेशक डियर स्टूडेंट, ये देखो, ये मैंने मिक्स कर दिया। मैंने यहां पे ऊपर हेडिंग डाली और नीचे कुछ सेंटेंसेस की फॉर्म में चीजें कन्वे की और कुछ फ्रेजेस की फॉर्म में। अब ये देखें, एक मिनट, ये टॉपिक पढ़ें, तमाम लोग इसको गौर से पढ़ें। हमने ऊपर ये हेडिंग दे दी है, इस हेडिंग को छोड़ दें, ये वाली कि फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी टू डिलीवर, और नीचे कुछ बातें जो हैं वो सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखी हैं और कुछ जो हैं माय डियर सन हमने फ्रेजेस की फॉर्म में लिखी है। दोनों का मिक्सचर बना दिया है। गौर से पढ़ें इसको। अब इधर देखिए, तो डियर आइडियल स्टाइल ये है कि मैंने कहा कि हमारे 2 स्टाइल मैंने आपको बताया। हमने एक का नाम डियर हेडिंग स्टाइल लगा और हमेशा वो ऑल, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, सबर करें। सर स्क्रीन फॉर्मेट 3 पर ही स्टक है, आगे नहीं हो रही, नजर नहीं आ रहा। ये देखें, अब आ रही है। जी सर, अब आ रही है। अच्छा, अब ये देखें, एक मिनट में दोबारा दिखाता हूँ। बड़े ये हमारा एक नया टॉपिक है और देखें इसके अंदर मैंने दोनों को मर्ज कर लिया है। आप देखें कि ऊपर हेडिंग है और नीचे सेंटेंसेस हैं। गौर से
अच्छा बेटे, आप इसको गौर से आप देखो ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों को मिक्सचर बना रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा सीक्वेंस से जाता है, ज्यादा ऑर्डर के साथ जाता है। तो अब हमने क्या रिकमेंड किया या हमने फाइनली क्या डिसाइड किया कि डियर हम हेडिंग आउटलाइन लिखेंगे और हमेशा इसके हम 4 हेडिंग्स बनाएंगे। इंट्रोडक्शन की, आपके स्टांस की, अपोनेंट के स्टांस की। मसलन इंट्रोडक्शन और यस से नो नहीं लिखेंगे, बल्कि एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी, दूसरी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी, और एंड पे डियर हम कंक्लूजन लिखेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, हमने क्या कहा बड़े, मैंने कहा वी हैव 2 टाइप, एक को हमने हेडिंग कहा और दूसरे को हमने सेंटेंसेस कहा। फ्लॉलेस होनी चाहिए, और जैसे मैंने उसकी प्रेजेंटेशन कही थी, बड़े इसकी भी बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मार्कर का यूज करें, और इवन इसमें भी आप मसलन ये देखो ना, मेल डोमिनेंस, और यहाँ पे सेमी कोलन लिख के आप कहें कि दुनिया में आज भी 99% जो कंट्रीज के हेड हैं वो मेल हैं, हालांकि दुनिया की आबादी 52% फीमेल की है। तो इस तरीके से यू विल गो विद आउटलाइन। देखो ना बेटे, वही हम लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, जर्नल लिखा, एवोल्यूशन ऑफ सिविक लाइफ, देन व्हाट डज मीन बाय जेंडर इक्वलिटी। मुझे अगेन सॉरी, एक मिनट। वही पहले जर्नल एवोल्यूशन वाली, व्हाट डज मीन बाय जेंडर इक्वलिटी, और तीसरा स्टेटमेंट। देन अगेन पहली आर्गुमेंट मेल डोमिनेंस की, दूसरी कल्चरल अटैचमेंट की, तीसरी मजहब से एग्जांपल ली, सोशल नॉर्म्स से ली, और हमने कोशिश की कि हमारी हर आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट फील्ड से आए। क्लियर होगा? अच्छा, अब पहले क्वेश्चन करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। जी डॉक्टर राम बताएं।